क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बदायूं की घटना आपको जरूर याद होगी। 2013 में बदायूं उत्तर प्रदेश में जब दो युवतियों की लाश एक पेड़ पे लटकती हुई मिली थी। 2013 में बदायूं और 2016 में बुलंदशहर बरेली। बीते 3 साल में उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि दावे बहुत किए गए और बहुत कुछ कहा गया उत्तर प्रदेश को लेकर के कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असलियत आज एक बार फिर देश के सामने आ गई। और हाल में जो आंकड़े जारी हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं और ये सवाल उठाते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जो है रहना मुश्किल हो गया है, क्या उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया है। सवाल आज हमारे सामने है और दो टुक में आज हम यही सवाल उठाएंगे कि क्यों बुलंदशहर बरेली और एक एक करके उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अव्वल दर्जे का राज्य बनता जा रहा है, क्या कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त होती जा रही है। इन सब सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। और इससे पहले कि इस चर्चा और बहस को आगे बढ़ाएं, हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पहले बुलंदशहर और अब बरेली। उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक भयावह खबरें आ रही हैं। महिलाओं से बलात्कार की इन घिनौनी घटनाओं ने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है। संसद में आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मामले पर सांसदों ने चिंता जताई। भाजपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। हर थाने में एक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति और 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। लेकिन राज्य में महिलाओं पर अपराध के आंकड़े भयावह हैं। आंकड़ों के अनुसार बीते 1 साल में देश में बलात्कार के मामलों में 65% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि खुद उत्तर प्रदेश क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 साल में बलात्कार के मामलों में 161% की बढ़ोतरी हुई है, यानी पूरे देश की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में पुलिस का जातीयकरण किया गया, अपराधीकरण किया गया, उसका नतीजा इसी रूप में सामने आना था। फिर बलात्कार को लेकर उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी नेताओं के बयान भी ये समझने के लिए काफी हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राज्य का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है। कभी मुलायम सिंह ने बलात्कारियों के लिए कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो अब आजम खान को बलात्कार के पीछे राजनीतिक साजिश दिखाई देती है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और दो टूक में आज जो 2 बड़े सवाल हम उठाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, वो 2 सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल जो जाहिर तौर पर बुलंदशहर और बरेली के बाद पूरे देश में सबके मन में है, और पहला सवाल ये कि क्या महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश असुरक्षित हो गया है, क्या महिलाएं वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। यह हमारा आज का पहला सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दूसरा सवाल ये कि आखिर बलात्कारियों को क्यों नहीं है कानून का डर। हालांकि ये सवाल आज हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूरे देश पर भी लागू होता है कि आखिर बलात्कारियों को कानून का डर क्यों नहीं रह गया। और आज दो टूक में जो 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में जुड़े हुए सुदिन भदौरिया जी। सुदिन भदौरिया जी बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा जी महिला आयोग की सदस्य हैं और अभी महिला आयोग की जिस टीम ने बुलंदशहर का दौरा किया उस टीम की अगुवाई रेखा जी ने की। और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में अनिला सिंह जी हैं। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता हैं। और इसके साथ हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रही हैं जूही सिंह जी। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जूही जी, सबसे पहले आपसे इसमें शुरुआत करता हूं, आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है, शासन में आती है, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। सीधा सवाल, साफ साफ जवाब दीजिएगा। कानून व्यवस्था, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक सतत प्रक्रिया है। बुलंदशहर की घटना हुई, निहायत ही जघन्य घटना है और हम
पूरी जिम्मेदारी से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर सही धाराएं लागू करवाएं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें और एक ऐसी सज़ा उनको मिले जो खुद एक नज़ीर बन जाए। उसके बाद अन्य पैनलिस्ट जरूर उठाएंगे कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का गैप हुआ या पेट्रोलिंग नहीं हुई या डायल 100 नहीं मिला, वो भी हम विजिट करेंगे। लेकिन हमारी पहली प्रतिबद्धता ये है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो हम एक्शन में रहें। डीजीपी खुद इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, होम सेक्रेटरी भी गए हैं, डीआईजी खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने कहा कि ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आजम खान साहब का बयान जो आ जाता है तो उससे तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बलात्कार जैसे घृणित अपराध को भी बहुत हल्के में लेते हैं और इसको भी एक राजनीतिक रंजिश देखते हैं इसके पीछे। बिल्कुल इस मामले में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आज़म खान साहब का बयान आया, उसके बाद आज एक भाजपा से आईपी सिंह साहब की पोस्ट आई, तो दोनों महिलाएं किसी और परसों में एक पैनल पे थी तो एक दर्शक ने मुझसे कहा कि पॉलिटिशियंस की बेटियों के साथ बलात्कार पे मैं एक दाम रखना चाहता हूँ। तो शायद जनप्रतिनिधि माफ कीजिएगा, देखिए दर्शक अक्रॉस पार्टी मुझे सपोर्ट मिलेगा इस मामले में कि हमें अपनी भाषा का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जूही जी, भाषा पे सबको नियंत्रण रखना चाहिए और दर्शक ने ऐसा बोला तो बहुत शर्मनाक बात है। मैं किसी के लिए भी किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा कहना भी बोला बहुत घृणित अगर किसी बहू बेटी के लिए कहा जाए। लेकिन सवाल राजनेताओं का हो जाता है कि राजनेताओं की जवाबदेही जिम्मेदारी ज्यादा होती है। दर्शक कह देगा तो आप उसको कह सकती है कि वो बेवकूफ था, लेकिन कम से कम आजम खान जैसे नेता बयान देते तो बड़ी शर्म आती है। सुदीन भदौरिया जी, क्या लगता है आपको? एक मिनट आपको रोक रहा हूं। सुदीन भदौरिया जी, क्या लगता है आपको जिस तरह के? मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे तो बिल्कुल ही निर्दोष थे, क्योंकि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दयाशंकर हो, चाहे वो हमारे पार्टी के कोई नेता हो, चाहे वो आईपी सिंह हो, वो हमारे भाई हम ही लोगों से इन्फ्लुएंस होकर बात कर रहे थे और बीच में हमेशा सभी की बहन बेटियां और माताएं आती हैं, तो ये हमेशा निंदनीय और अक्रॉस पार्टीज मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा का किसी को कोई सपोर्ट करे। चलिए, आप सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर सुदीन भदौरिया जी सवाल तो ये उठते हैं ना, सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं आजम खान ने जो कहा वो ठीक है, गलत है, लेकिन ये तो पूरी एक ट्रेंड दिखती है, क्योंकि पहले मुलायम सिंह जी ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, आज जो है ये आजम खान साहब का बयान आ गया कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। तो ये तो दिखाता है कि बलात्कार जैसे मामलों में भी क्या सोच है और कितने हल्के से लेते हैं नेता। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलंदशहर की जो घटना है इसने सभी को शर्मसार किया है, बिल्कुल, और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। उत्तर प्रदेश की पिछले कुछ वर्षों में एक पृष्ठभूमि बन गई है और वो पृष्ठभूमि इस बात से बनी है, जैसा आप ही ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने कहा लड़के तो लड़के होते हैं, बलात्कार पर ये छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं, उसके लिए इतने कड़े कानून और निर्भय जैसे कानून जो पूरे देश को जिसने हिला दिया, उस कानून के बारे में भी उन्होंने कहा इस तरह के सख्त कानून क्यों दोगा? गलती हो जाती है लड़कों, जबकि पूरा देश कह रहा है कि फांसी देनी चाहिए बलात्कारियों को। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक तो उन्होंने ये कहा, इससे संदेश क्या गया, फिर साथ में उन्होंने इतने हल्के ढंग से, आपने हंसते हुए कहा कभी आपने सामूहिक बलात्कार संभव है, कहीं ये होता है। तीसरी चीज मैं ये भी कहूंगा, ये दो उनके थे और फिर मुख्यमंत्री जी, जब एक पत्रकार ने कानपुर में उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उनसे वो कहते हैं आप तो सुरक्षित है ना, आप तो सुरक्षित है ना। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस प्रदेश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोच्च सुप्रीमो जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर आजम खान साहब जैसे लोग ये कहेंगे, तो मैं समझता हूं एक वाक्य में मैं इसको अगर समेटूं तो लोग, अपराधी लोग ये समझेंगे कि अब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। अनिला जी, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि एक साल में उत्तर प्रदेश में 161% इजाफा हुआ है बलात्कार के मामलों में, पूरे देश में 65%। ये भी शर्मनाक है पूरे देश में अगर बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन 65% से दोगुने से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप तो अभी के आंकड़े दे रहे हैं और जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तो 2013 जो है तकरीबन 55% इसमें इजाफा हुआ था, और उसके बाद आप जो आज बता रहे हैं कि 161% इजाफा हुआ है,
बलात्कार के केसेस में, तो आप देख लीजिए नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में ही गया है। तो ये अपने आप में पूरी दास्तां को बयान कर देता है। और जैसे अभी भदौरिया साहब ने बताया इनके पार्टी सुप्रीमो के विषय में, इनके पोस्टर बॉय आजम खान के विषय में कि किस प्रकार की मानसिकता ये रखते हैं महिलाओं के प्रति, वहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी पूर्व डीजीपी साहब, उनका भी एक बयान था जब एक पत्रकार ने पूछा था कि इतने बलात्कार क्यों होते हैं, उन्होंने कहा था बगल वाले कमरे में आओ, हंसते हुए बोला था, और मैं बताऊंगा कि बलात्कार क्यों होते हैं। तो आप ये देख लीजिए जब प्रशासनिक और शासनिक तंत्र, जब उसकी सोच जो है महिला विरोधी होगी, तो ऐसे अपराधी उनका हौसला बुलंद होता है और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये उत्तर प्रदेश जहां पे एसएलएल क्राइम में जो अव्वल है और जो माइनर रेप्स में देश में अव्वल है, वहां पर हम कुछ भी कर गुजरेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एनसीआरबी के आंकड़ों के विषय में सब लोग चर्चा करते हैं, परंतु मैं आपको बताऊं लखनऊ जो इस प्रदेश की राजधानी है, वहां पे अगर 39 थाने हैं, 39 में से 27 थानों में एक जाति विशेष थानेदारों की बिल्कुल तैनाती। आपने बहुत सही आपने बिंदु उठाया, क्योंकि मैं इस बिंदु पर आना चाहता था, क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ों की तस्वीरें दिख रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधीकरण हुआ, जातीयकरण हुआ, ये कारण है। लेकिन जूही जी से जवाब लूं उससे पहले मैं, रेखा जी आप बुलंदशहर गई थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा हो रहा है और ये हमने भी वैसे देखा कि अगर कार्रवाई के मामले में देखें तो बहुत जल्दी कुछ कदम उठाए गए और पूरा के पूरा एक तरह से थाना सस्पेंड कर दिया गया और अल्टीमेटम पुलिस को दे दिया गया। तो आपको लगता है कि वहां पर बड़ी चुस्त कार्रवाई हुई, क्योंकि आप वहां पर घटनास्थल का दौरा करके आई? मैं क्योंकि बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ इस पूरी घटना से, शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक, अभी तक। ये मेरे पास रिपोर्ट भी उनमें से एक ही है। ये रिपोर्ट आपके पास? मैं अभी इसको नहीं, जाहिर तौर पे आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, नहीं सार्वजनिक नहीं करूंगी, एक मेडिकल रिपोर्ट ही है जो मेरे पास अभी आई, मैं पढ़ते पढ़ते ही आई थी। यहाँ ये भी मैनिपुलेटेड है, मैं यहाँ तक बता सकती हूँ। शुरू में जब 100 नंबर वो जूही जी बता रही हैं, वो सब कुछ तो है ही है, लेकिन जो पुलिस की इन्होंने तबादले या जो भी किया है, सस्पेंशन भी किया है, वो भी इस नजर में कि उनमें से एक ऑफिसर ठीक से काम कर रहा था, एसएसपी जो था वो ठीक काम कर रहा था, और उसको जैसे ही डीजीपी को विक्टिम्स ने ये बताया कि एसएसपी जब से एंटर करे थे ऑफिस में, तब से ये कार्रवाई करना शुरू हुई थी पुलिस। डीजीपी ने जाते ही, मैं वहां पे थी जिस टाइम डीजीपी आए और जिस टाइम डीजीपी गए प्रेस के सामने, उन्होंने बताया, तो उसी टाइम जाते ही उन्होंने एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और पूरी चर्चा जो है ये इसमें एक नया बिंदु, इसलिए मैं जूही जी आपसे एक बार जरूर इसका मैं चाहूंगा कि इस पर आप बताएं कि जो रेखा जी कह रही हैं वो वास्तव में बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि आप लोग ऊपर से दिखा रहे हैं कि बहुत तेज कार्रवाई हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो रेखा जी ने कहा वो साफ साफ ये कह रही हैं कि जो अधिकारी ठीक से कार्रवाई कर रहा था, जिससे पीड़ित परिवार संतुष्ट था, उसको हटा दिया गया। ये क्या संकेत है? पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करना, डीजीपी प्रमुख सचिव गृह वहां पर थे, उनको लगा होगा कि नहीं ठीक से परफॉर्मेंस हो रहा है, दूसरा पुलिस ऑफिसर गया, एक डीआईजी है, शी इज आल्सो सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जो गए हैं वो भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आपको कार्रवाई से मतलब होना चाहिए, कार्रवाई अगर सही हो, बदायूं की घटना, डीआईजी को हटाया नहीं, डीआईजी के खिलाफ विक्टिम ने कहा था, मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी, सही गलत सभी आरोप सुने और मैंने जवाब भी दे दिया। अन्य कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल। जूही जी आपने जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन जवाब हो ना मुझे संतुष्ट कर रहा है, पैनलिस्ट की बात छोड़ दीजिए। जूही जी आपने अपनी बात कह ली, एक मिनट शांत हो जाइए, कम से कम दूसरे की बात सुन लीजिए। आपने जूही जी कितनी संवेदनशील वो, जूही जी नहीं जूही जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेते क्योंकि मुझे लगता है जूही जी को रोकने के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर वो कहती रहेंगी, सवाल नहीं लेंगी, तो ये समाजवादी पार्टी की और दिखाता है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी सवालों से भाग रही है। इसलिए जूही जी आप सवाल लीजिए, क्योंकि आज आप कटघरे में हैं, आपकी सरकार है, आप सवाल लीजिए, आप सवाल लीजिए। एक मिनट मैं आपके पास लौटूंगा इस ब्रेक के बाद। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। कुछ ऐसा ही लगता होगा जब किसी की कार सरियों से लदे ट्रक से टकराती होगी। ना तो संभलने का मौका होता है और ना ही बचने का कोई रास्ता। ऐसे ही खौफनाक हादसों को देखते हुए सरकार ने सरिया लादकर चलने वाले ट्रकों के लिए कानून सख्त कर दिया है। अब सरिये का ट्रक से थोड़ा भी बाहर रहना गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में पहले बलात्कार के मामला जो हमने देखा बुलंदशहर में, फिर बरेली में, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक साल में 161% बलात्कार के मामले बढ़े हैं। 161%। देखिए ये आंकड़ा जो है कितना शर्मनाक है। रेखा जी, आप कुछ कह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि जूही जी को हम वो कहने का हम सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कार्रवाई से मतलब है। वो ये कहती है कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कौन करेगा? यही ऑफिसर्स करेंगे। इन्होंने डीआईजी को बदला नहीं, जिसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था और जिसके लिए कहा था उसको बदल दिया। डीआईजी ने जब वो विक्टिम फैमिली उसके ऑफिस में एंटर करती है तो वो कहती है कि इनको बाहर ले जाइए, इनको बाहर ले जाइए। मतलब उनके एंटर करने से पहले ही, जिस दिन ये पूरे दिन विक्टिम फैमिली, मैं वहां इन्वेस्टिगेट करने गई थी, सिर्फ वहां पे छूने नहीं गई थी मैं, और पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करके आई हूँ। जिस टाइम विक्टिम फैमिली वहां पे थी, डीआईजी के होते हुए और ये कहते हुए कि मेरी भी बेटी है, मैं इनसे वो करती हूँ, मेरे को उन्होंने ये जवाब दिया था। वो लड़की पूरे दिन बुखार में बैठी थी वहां पे, पुलिस के द्वारा बुलाई गई थी दोबारा से। उसको एक इन्होंने चाय का कप नहीं पिलाया था, एक बिस्किट नहीं दिया था और एक दवाई नहीं दी थी। वो बिना शॉल के कांप रही थी जब तक मैं मिली हूं। मैं 3:30 बजे मिली हूं। इसको इन्होंने दोपहर से बुला के बिठाया हुआ था। ये दर्शाता है कि वो डीआईजी एक औरत होते हुए भी किसी और के कहने से चल रही थी या माँ का कर्तव्य निभा रही थी। क्या सुधीन जी आपको लगता है क्या इस मामले में भी आपको लगता है कि जो रेखा जी कह रही हैं उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है? निसंदेह पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया। वहां पर 6 पुलिस वैन्स चलनी चाहिए थी, जो वो स्वीकार करते हैं। हाईवे पर ये रेप हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कुछ कामों के लिए तो चुस्त है और कुछ कामों के लिए सुस्त है। वो जब भैंस पकड़ने में बहुत चुस्त है। मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि आजम खान साहब की जब भैंस खो जाती है उसके लिए पूरी प्रदेश लग जाती है। जब सैफई में महोत्सव होता है तो डीजी से लेके सारी की सारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो 10-11 करोड़ लोग रहते हैं, तो वहां पर वो पुलिस कहाँ गायब रहती है? नंबर 1। नंबर 2, वहां के पुलिस के आईजी वहां पर शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। उसकी डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने ली। उसको जब उसने सवाल को उठाया तो उस पर उल्टा पुलिस ने रेप का केस मुलायम सिंह के कहने पे दर्ज कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक एसएसपी का मथुरा में सिर तरबूज बनाकर तोड़ दिया गया, तो वहां पर जो लोग उनके साथ हैं वो हैं, और जो नहीं हैं उनके साथ मथुरा के एसएसपी का व्यवहार होगा या आईजी जिस पर बलात्कार का केस रजिस्टर हुआ उस तरह का व्यवहार होगा। तो उत्तर प्रदेश इसीलिए गुंडा राज और जंगल राज की इस समय संज्ञा की तौर पर पहचाना जाता है। जूही जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए, पर जो सवाल हो रहे हैं उनको तो आप लेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैंने आंकड़े दी, क्या इस बारे में आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है? 161%। क्या है, आप भी एक महिला हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आपको कभी ये आंकड़े देखकर लगा कि राज्य में क्या हो रहा है? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनूंगा जी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। रजिस्टर्ड क्राइम्स ऑलरेडी वी हैव टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट रेप। अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं
क्राइम बिल्कुल जीरो क्राइम स्टेट हम भी नहीं क्लेम करते हैं, हर स्टेट के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पैनल पे कोई बता दे कि किसी स्टेट के आंकड़े क्या कम भी हो रहे हैं। आपने कहा पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं और मैंने शुरू में कहा कि अगर पूरे देश में बलात्कार के मामले 65% बढ़े हैं तो ये शर्मनाक है। और उन शर्मनाक राज्यों में भाजपा शासित राज्य भी हैं, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी, मैंने पहले ही कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 65 के मुकाबले एक मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए। इतना अधीर मत होइए जूही जी, इतना अधीर मत होइए, फिर आप सवालों से भाग रही हैं, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए जूही जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपसे पूरा सवाल, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा 161% है देश में, 65%। और दूसरी बात जो आपने कही, दर्ज होते हैं। इसी कार्यक्रम में पिछली बार उत्तर प्रदेश का मामला जब हुआ था तब मैंने ये कहा था, मैंने ये बात कही थी कि बुलंदशहर में जिस परिवार ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई वो शाबाशी की हकदार है, क्योंकि इस तरह के बहुत से मामले वहां होते हैं, लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। और आज के अखबार में इस बात है कि बुलंदशहर में अब कई महिलाएं पहुंची हैं कि उनके साथ इस तरह के बलात्कार के मामले हुए, या तो दर्ज नहीं किए गए या फिर वो लोग खुद नहीं आई। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि तस्वीर वास्तव में बहुत भयावह है। आप इससे भागिए नहीं, इसका सामना कीजिए। बताइए क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ जी। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अगर वो महिलाएं आई हैं तो उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी। अब तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी नजर रख रहा है, हम लोग भी नजर रख रहे हैं। कहीं कोई कोताही होगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके रोकने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। हाँ, मतलब हम समय नष्ट करते हैं कि बहुत सारे बयान क्या आए और किसके कारण से आए। तो मैं बुलंदशहर पे बिल्कुल फोकस्ड हूँ और उत्तर प्रदेश पे फोकस्ड हूँ। महिलाओं के प्रति अत्याचार हर जगह बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर कमी होती है तो फिर उस नजरिए से क्या एफआईआर दर्ज हो रही है, इसलिए करेंगे कि जो दावा वो कर रही है, कह रही है कि एफआईआर दर्ज हो रही है इसलिए आंकड़े बढ़े। देखिए अशोक जी, जूही सिंह जी प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जहाँ तक कि आंकड़ों के विषय में अभी बात कर रही हैं तो इनको भी अच्छी तरीके से पता होगा। अगर मैं बलात्कार की ही बात ले लेती हूँ तो तकरीबन 95% जो केस होते हैं वो तो रजिस्टर होते ही नहीं। जो 5 होते हैं उसमें से जो 75% होते हैं उनको या तो बेल वेल मिल जाती है या इधर उधर हो जाते हैं। तो जो 5% के 75% छूट जाते हैं उसमें से मात्र 25% जो है जाके उन पर कुछ हो पाता है। तो ये तो हिसाब है, जूही सिंह को पता होगा। ये यहाँ पर बैठकर इनकार करें तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ये पूरी बहस चल रही थी तो इनके डीजीपी साहब का भी विषय आया था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं, और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर जूही सिंह जी उसका उत्तर दे पाए। ऐसी क्या विशेषता है आज के डीजीपी में कि 8 लोगों की सीनियरिटी को फलांग कर इनको डीजीपी बनाया गया? जी। इनसे सीनियर लोग बैठे हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ ये नेक्सस है, जाति, धर्म और अपराधीकरण जो है ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। रेखा जी एक बात, रेखा जी मैं जूही सिंह जी को आंकड़ों की बात बताती हूँ। हमारे पास उत्तर प्रदेश के 60% उत्तर प्रदेश के ही केस हैं और उसमें से 40% जो है सिर्फ पुलिस एपैथी के हैं। जो पुलिस के खिलाफ केस है कि एफआईआर दर्ज कितने फीसदी? 60% पूरे इंडिया में सिर्फ यूपी के हैं। 100% में से पुलिस के 40% पुलिस के अगेंस्ट हैं कि पुलिस हमारे रजिस्टर नहीं कर रही है। तो अब हमने ये शुरू किया है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर पुलिस के साथ बैठकर पुलिस से पूछा जाए, क्योंकि वो हमारे बुलाने पर भी नहीं आते हैं या बार बार रिमाइंड करने पे भी जवाब नहीं देते हैं। तो हमने मंडे से कोई नहीं, परसों जूही जी ये भारतीय ये महिला आयोग की आवाज है। राजनीतिक आवाज पे आप प्रतिक्रिया जताती है, समझ में आता है। महिला आयोग की आवाज है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से बोल रही है रेखा जी। कम से कम उनको तो सुन लीजिए, आप इतना अधीर मत होइए। कम से कम राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जो आंकड़ा उसको तो सुन लीजिए। सुधीर जी ये क्या हो रहा है? मतलब मैं पूछ रही हूँ, आपके साथ ही काम करना चाहते हैं, हो सकता है हमसे मिस हो गया हो कहीं कि आप आई हो और हमने अटेंशन ना किया। मुझे तो मिलाना भी नहीं चाह रहे थे ये लोग, मुझे विक्टिम से मिलाना नहीं चाह रहे थे इनकी पुलिस। मुझे घुमाते रहे 1.5 घंटा तक। विक्टिम से भी मिलाने में आपको टोका टाकी की रोका गया एक तरह से। ये सुधीर जी क्या जो एक सवाल जो अनिला जी ने उठाया था, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है और बीजेपी की, क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है, हम वैसे भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार की जब बात होती है हम कहते हैं कि भाई वहां पर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। क्या आपको लगता है वहां पे जो है पुलिस का
पूरी तरह से राजनीतिकरण, और अभी तो जो मैं कह रहा हूं जिसका जिक्र किया अनिला जी ने कि भाई जातिकरण हो गया, एक जाति विशेष को बढ़ावा दे, उसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, बुलंदशहर जिस दिन घटा था उसी दिन आपको याद होगा शिकोहाबाद में भी ऐसी घटना घटी। उन्नाव में एक लड़के ने, 14 वर्ष के लड़के ने अपनी मां के बलात्कार को रोकने की कोशिश की, उसको जला दिया गया। 60% उस पर बर्न्स आए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जब ये लड़की गई डॉक्टर से अपने मुआयना करवाने के लिए, तो उस डॉक्टर का कहना क्या था, अरे यहाँ तो रोज शिकायत लेके आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर आई प्रदेश के अंदर, मैं माफ करेंगी जूही सिंह जी, वो महिला हैं, मैं समझता हूं कि उनका दर्द इसमें इतना मिलाकर बोलना चाहिए, और इनको अपने मुख्यमंत्री की निस्संदेह उनकी खिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अगर हैं और फिर वो निश्चित तौर पर हम जैसा देख रहे हैं वो चुनाव में जा रहे हैं, तो उनको इस तरह की संवेदनहीनता दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह का जवाब देगी वो शायद मुलायम सिंह जी को जो मिला था उससे ज्यादा कहीं तक जवाब होगा। वो तो जनता जब चुनाव आएगा तो अपना फैसला देगी। लेकिन रेखा जी मैंने एक सवाल और यहाँ पे उठाना चाहता, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर बहस ज्यादा हो गई, मैं उस सवाल पर ही, क्यों अपराधियों को डर नहीं रहा, बलात्कारियों को डर नहीं रहा। और मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से अलग भी बात करता हूं, क्योंकि ये बात मन में आती है कि शायद सालों से एक भी बलात्कारी ऐसा नहीं जो कि फांसी पर चढ़ाओ। देश ने देखा हो कि ये निर्भया के बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाने की बात तो खूब हुई, लेकिन फांसी पे किसी ने चढ़ते नहीं देखा। तो क्या ये भी वजह है जिसके कारण डर, खौफ नहीं है बलात्कारियों को, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर वो राजस्थान और मध्य प्रदेश? एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जब ऊपर का आदमी आपको ये कह के बढ़ावा देगा कि ये तो होता रहते हैं, बॉयज आर बॉयज, ये तो क्या बात है। मैं ये कहीं ना कहीं महिलाओं की भी गलती मानती हूँ कि ऐसे लोगों को वोट क्यों करती हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर वो इस तरह के लोग हैं और ऐसे बयान देते हैं, चाहे वो, मैं फिर से कह रही हूँ, किसी पार्टी में भी हो, उनको दोबारा चुन के लाना ही गलत है। और महिलाएं ही अगर ये शुरुआत कर दें तो राजनीतिक की सफाई पक्का होनी चाहिए, और होनी चाहिए। महिलाओं को अपनी ताकत जो है जरूर दिखानी चाहिए, कम से कम चुनाव के मौके पर यह ताकत महिलाओं की जरूर दिखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कारियों का हौसला जिस तरह से बुलंद है, बलात्कारी जिस तरह से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, उसके बाद ये वक्त आ गया है कि कानून तो अपना काम करे, लेकिन कानून के ऊपर राजनीतिक पार्टियां भी दबाव डालें, साथ साथ जो है देश के आम जनता भी दबाव डाले, और साथ साथ देश की आम जनता राजनेताओं पर, पॉलिटिकल पार्टियों पर भी दबाव डालें, ताकि जो नेता आए और कम से कम उनको महिलाओं के इशू सुनने पड़े, महिलाओं के इशू पर लेकर इस तरह से वो संवेदनहीनता ना दिखाएं, जैसे कि आज हमें कुछ हद तक यहां पर इस कार्यक्रम में दिखी। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमें थोड़ा सा संवेदनशील होकर बात करनी चाहिए थी। कम से कम महिलाओं का मामला है तो उसको राजनीतिक पार्टियों की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं से उठकर हम बात करते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन फिर भी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जरूर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आंकड़े बहुत भयावह हैं, और एक आंकड़ा और भी है, हालांकि आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में अव्वल है जहां महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए उठा लिया जाता है, अगवा कर दिया जाता है। पूरे देश में ऐसे बहुत कम मामले होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7,000 से ज्यादा महिलाओं को हर साल उनकी मर्जी के खिलाफ उठाकर उनकी शादी करवाई जाती है। यह भी आंकड़ा जो है बहुत चौंकाने वाला है, शर्मनाक है। सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। शुक्रिया जूही जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और आप तीनों का भी, अनिला जी, रेखा जी और सुदीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।